विद्यार्थियों, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो वहां पर जो क्रिश्चियन धर्म का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, इस ऑर्थोडॉक्स चर्च की महत्ता कम हो जाती है। और उसके बाद जब सारी की सारी व्यवस्था, यहाँ से आपने पढ़ा है कि जब पुनर्जागरण आंदोलन है वो इटली से शुरू हुआ था। यहाँ से सारे जो धर्म को मानने वाले लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जिनके पास ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन किया था, वो सभी इटली में चले जाते हैं और यहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो दूसरा हमारे पास रहता है रोमन कैथोलिक चर्च। इस रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जब दूसरी चीज आती है तो महत्ता रोमन कैथोलिक चर्च की बढ़ जाती है। और 1453 में जो सामने आपके आ रहा है कि जो ईस्टर्न का पूरा क्षेत्र था, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और फिर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी एंड इन 16th सेंचुरी, यहाँ ये बोर्ड में लिखा हुआ है जो आपके ज्यादा ध्यान देने के लायक है कि 16th सेंचुरी द रिफॉर्मेशन वाज अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च एंड इट्स चीफ पोप। यहाँ ये बहुत ही विशेष बात है, आप इसको नोट करें, इसको अपने ध्यान में रखें कि 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर जो धर्म सुधार आंदोलन चलता है वो सारी की सारी व्यवस्था इस रोमन कैथोलिक चर्च और इसका जो मुखिया होता है पोप, इसके भी इसका जो सारा का सारा अधिकार है, इनके खिलाफ, इनकी जो मान्यताएं हैं, ये जो अपनी मान्यताएं रखते हैं, ये अपना प्रभाव बनाते हैं, उसके खिलाफ है ये सारा का सारा जो धर्म सुधार आंदोलन है, जो रिफॉर्मेशन है। यहाँ ये विशेष रूप से ये आपको दर्शाया गया है कि 16वीं शताब्दी में जो ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध ये चीजें होती हैं। ये हमारी सबसे बड़ी एक ध्यान में रखने की बात है। नेक्स्ट हमारे पास है विद्यार्थियों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि प्रीडोमिनेंट रिलीजन्स इन मिड 16th सेंचुरी इन यूरोप। मैंने आपको यूरोप का भूगोल बताया थोड़ा सा और उसके बाद पूर्व का क्षेत्र बताया, कहाँ पे 1453 ईस्वी के अंदर धर्म युद्ध होते हैं वो बताया, कैसे कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, कैसे वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इटली में बदलती हैं। तो यहाँ पे आपके एक और ध्यान देने लायक चीज है कि यूरोप के अंदर जो 16वीं शताब्दी है जहाँ पे ये धर्म सुधार आंदोलन होता है, वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक रोमन कैथोलिक चर्च, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब देखिए ये ऑर्थोडॉक्स चर्च हम व्हाइट कलर में दिखा रहे हैं यहाँ पे, रशिया के अंदर भी ये चीज है, और दूसरा ओटोमन अंपायर है। ओटोमन अंपायर यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, फिर मेडिटेरियन सी है इटली के नीचे, तो यहाँ पे ये ओटोमन अंपायर है। इस ओटोमन अंपायर के अंदर ही ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। और दूसरा ये आप रेड कलर में देख रहे हैं, जो रेड कलर जैसा ही आपको लग रहा है, रोमन कैथोलिक चर्च। तो यहाँ देखिए रशिया के अंदर, पोलैंड के अंदर ये पूरा का पूरा क्षेत्र इनसे घिरा हुआ है। यहाँ आएंगे तो आप आयरलैंड के अंदर भी ये चीज है, यहाँ फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, ये सारा का सारा पार्ट है ये रोमन कैथोलिक चर्च का है। तो यहाँ आपके पास सीखने की या याद करने की या सबसे बड़ी व्यवस्था क्या आती है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसकी बहुत ज्यादा डोमिनेंस थी, और जो पोप था, जो रोमन कैथोलिक चर्च का मुखिया था, उसकी और ज्यादा डोमिनेंस थी। यहाँ से आप ये मानचित्र से देखकर और ये सारा का सारा अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर क्या व्यवस्था थी। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि हम जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसकी ऐतिहासिकता क्या होती है। फिर आपके पास आता है चर्च इन 16th सेंचुरी। जब 16वीं शताब्दी के अंदर हम चर्च की बात कर रहे हैं तो उसी चर्च के अंदर 16वीं शताब्दी में चर्च की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन पे आप देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में जो चर्च है, द चर्च वाज ए सेमी ऑटोनोमस बॉडी which intervened in the political, social and economic life of the community at all levels while itself escaping from secular control. नॉर्मन हेम्पसन हुए हैं, इनकी पुस्तक है सोशल हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके अंदर इस विद्वान ने लिखा है कि 16वीं शताब्दी के अंदर, जो मैंने यहाँ विद्यार्थियों आपको बता रहा हूँ कि ये कितनी डोमिनेंस है कैथोलिक चर्च की, किन 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 देशों में है ये सारा आप देख रहे हैं। वहीं समाज के अंदर चर्च की कितनी महत्ता है कि एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी हुई है, अपने आप में एक बॉडी बना हुआ है।
इसका किसी से कोई दखलंदाजी नहीं है, खुद सारे अपने निर्णय खुद कर रहा है। और एक समाज के पॉलिटिकल, सोशल और आर्थिक जीवन है जो समाज का, एक कम्युनिटी का, उसको बहुत ज्यादा ये प्रभावित कर रहा है। यानी जीवन के हर एक स्थान को, हर एक क्षेत्र को ये प्रभावित कर रहा है। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि 16वीं शताब्दी में धर्म की क्या पोजीशन थी और धर्म के साथ साथ चर्च की क्या पोजीशन थी, वो हमने जान लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिफॉर्मेशन का उदय कैसे होता है। अब्यूज ऑफ द चर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो चर्च की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो चर्च का संगठन था, वो अपने आप में ही दूषित था। Wolves are in control of the church and feed on the blood of Christians flocks। ये अलेवेरी पेलायो है, एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि चर्च का एक ऐसा संगठन बना हुआ था जो ईसाइयों का भेड़िए के रूप में बने हुए थे वो, और उनका खून पी रहा था। यानी उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल पोप का था और कोई सरकारी डोमिनेंस उसके ऊपर नहीं था और सबका शोषण हो रहा था। नंबर 2 लिखा है कि वीकनेस विद इन चर्च, चर्च का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कि एक पोप की क्या ड्यूटी है, पोप के नीचे जितने भी लोग कर रहे हैं, जो प्रीस्ट हैं वहां पे, जो दूसरे धार्मिक लोग हैं, उनकी अपनी कमजोरियां थी। उनको जो सारे के सारे अपने कार्य करने थे, जो उनकी ड्यूटी निर्धारित होती है, वो भी नहीं कर रहे थे। तीसरी चीज आती है इकोनॉमिक वीकनेस ऑफ चर्च। चर्च के अंदर लोग इतने आ रहे हैं अपने श्रद्धा भाव से, वहां पे दान रखा है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चर्च का आर्थिक रूप से कमजोर होना एक प्रश्न खड़ा करता है कि क्यों चर्च इतना कमजोर हो रहा था। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट पेपल अथॉरिटी एंड इट्स मिसयूज। सारी की सारी अथॉरिटी थी वो एक, जिस तरीके से आपने पहले भी पढ़ा है कि निरंकुश शासक होता है। मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूं ये आपको। एक निरंकुश शासक होता है, निरंकुश शासक के अंदर जो शासक ने कह दिया वही नियम होता है, वही कानून होता है। तो जिस तरीके से एब्सोल्यूट पेपल स्टेट था, एब्सोल्यूट जब जहां पे चीज आ जाती है, निरंकुशता आ जाती है, जहां पे सारी पावर्स उसके पास आती हैं, तो एक अफ्रीकन विद्वान ने भी कहा है कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो व्यक्ति को, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूटली पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स हिम एब्सोल्यूटली। जब एक आदमी की, एक व्यक्ति की, एक पूरे व्यवस्था के अंदर उसी की डोमिनेंस हो जाती है, तो वहां पे भ्रष्टाचार आता है और वो अपनी शक्तियों का मिसयूज करता है, उसका गलत प्रयोग करता है। और यही चीज यूरोप के अंदर जो पोप की शक्ति थी, जो पोप का अधिकार था, पोप ये चीज करने लग गए थे। फिर है वास्ट वेल्थ ऑफ द चर्च। चर्च के पास इतनी ज्यादा वेल्थ, इतनी ज्यादा धनराशि थी कि जिसका कोई अनुमान ही नहीं था, उसका कहीं पे भी कोई हिसाब किताब नहीं होता था। अगर वर्तमान के संदर्भ में आप समझना चाहें तो समझाने के लिए आपको बताता हूं कि जैसे आज आपका पैसा होता है, सरकारी पैसा होता है या कोई भी चीज होती है आपके पास, उसका जमा खाता हम रखते हैं, जिसको आप रोकड़ा का हिसाब की बात करते हैं, या हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ऑडिट होता है। ऑडिट होने का मतलब कि कितनी चीजें उसके अंदर पारदर्शिता रही है। अगर आज के संदर्भ में आप देखते हैं तो उस समय में जो चर्च के पास इतनी वेल्थ था उसका कोई हिसाब किताब नहीं था और वो सारी संपत्ति केवल पोप के पास होती थी। डिससैटिस्फैक्शन विद द एलेस्ट्रियल कोर्ट, जो धार्मिक कोर्ट बने हुए थे वहां पे, वो धार्मिक कोर्ट थे जो धर्म के नाम पे जो अदालतें बनी हुई थी वही फैसला करती थी। जैसे आज आप भारत के संदर्भ में या अपने वर्तमान हरियाणा के संदर्भ में कहें कि जो पंचायत फैसला करती है, जो बिरादरियां फैसला करती हैं, ऐसे ही वहां पे धार्मिक अदालतें लगती थी और धार्मिक अदालतें ही फैसला करती थी जो सर्वमान्य होता था। लेकिन उस समय में इतना भ्रष्टाचार हो गया था, लोगों में जागरूकता आ रही थी और उनका भ्रष्टाचार आगे आ रहा था कि लोग उनकी उन अदालतों से भी सेटिस्फाई नहीं थे, उनमें संतुष्टता नहीं थी। फिर है पोप्स इंटरनेशनल अथॉरिटी एंड हिज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द किंग्स। जो पोप है, अब यहाँ पे मैं वापस आपको पुरानी स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फ्रांस, पुर्तगाल, ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इटली के साथ ये दूसरे प्रदेश स्विट्जरलैंड वगैरह, ये सारा का सारा आ रहा है। उसके बाद पोलैंड, रशिया का ये क्षेत्र है, आयरलैंड है, ये सारा क्षेत्र आ रहा है। तो इस सारे के सारे धर्म की जो मान्यता वाले हैं विद्यार्थियों, इनका मुखिया कौन है? इनका मुखिया पोप होता था।
और पोप ने अपनी ये अंतरराष्ट्रीय शक्ति बना ली थी और इस अंतरराष्ट्रीय शक्ति के ऊपर वो अपने आप को एक अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी मान रहा था और जिसके साथ भी गठबंधन करना होता था, जहां से भी उसको देखता था, तो वो अपने धर्म की चीज को राजनीति के अंदर ले जाता था और राजाओं के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट, उसके झगड़े बढ़ गए थे। वो एक राजा से मिलता या दूसरे राजा से मिलता, वही व्यवस्था थी जो अलग अलग से वो करता था। तो इससे उसका पतन होना निश्चित था, या उसके लोगों के अंदर उसकी जो भावना है, लोगों के अंदर उसके प्रति जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा कम हो रही थी। और ये भी एक कारण इस धर्म सुधार आंदोलन का था कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पे है, धर्म के नाम पे वो मुखिया बना हुआ है, उसका एक राजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना या राजनीति के अंदर शामिल होना इतना नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता था। हम ऐसे कारणों को एक उनमें से कारण मानते हैं। फिर आपके पास आता है कि राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स इन यूरोप एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। उस समय में पूरे के पूरे यूरोप में, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आप एक चीज देख रहे थे कि राष्ट्रीय, जब सामंतवाद का पतन हो रहा था, सामंतवाद के पतन के साथ ही एक नई व्यवस्था लागू हो रही थी और उस व्यवस्था ने किस चीज को आगे बढ़ाया था, जो सामंत खत्म हो रहे थे तो राजा ने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी थी और अपनी शक्तियां जो वाणिज्य के आधार पर बढ़ा रहा था। तो उस समय राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो रही थी, अर्थात जो देश, जो राष्ट्र जिनका अपना एक धर्म था, अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपनी व्यवस्था, अपने रीति रिवाज, वो सारे आपस में इकट्ठे हो रहे थे। तो ऐसी भावनाओं को इकट्ठा होने को राष्ट्रीय राज्य बोलते हैं। ये जो राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हो रहा था और एक राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, जो देश के लिए आगे बढ़ने की चीज आ रही थी, उस समय में जो पोप की जो शक्तियां थी, पोप का जो अपना जो रोल था, उसके प्रति लोगों में डिससेटिस्फैक्शन थी और ये एक कारण जो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना था, वो इसके अंदर शामिल हो रहा था धर्म सुधार आंदोलन के एक कारणों में। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मिडिल क्लास। यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर भी मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डाला हुआ है। ये दोनों चीजें, कारण है इसके और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दोनों इसके साथ चलनी है। इसलिए यहाँ पे ये आपको पॉइंट बताया गया कि ऐतिहासिक, इसका जो ऐतिहासिकता है और इसके कारण है, दोनों साथ चलने हैं। फिर मिडिल क्लास, आप देखिए दो चीजें होती थी। जब आपने सामंतवाद पढ़ा था उस समय में दो व्यवस्थाएं आ रही थी। एक चीज थी कि एक रिच लोग थे और एक गरीब लोग थे, यानी एक सामंत था और एक किसान था या श्रमिक था। श्रमिक का तो बाद में चीज आएगी, हम उसको श्रमिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये चीज आती है। तो एक सामंत थे और दूसरे किसान वर्ग था, तो दो ही वर्ग थे। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर अधिकार होता है और वाणिज्यवाद की शुरुआत होती है और वही सामंत अपनी राशि व्यापार में और वाणिज्य में लगाते हैं, तो एक नए राज्यों का निर्माण, नए शहरों का निर्माण होता है और उसके साथ ही एक मिडिल क्लास और आरंभ होती है, जो गरीब से निकल के अमीर दोनों के बीच की एक कड़ी होती है। वो मिडिल क्लास जब राइज होती है तो मिडिल क्लास की इन सारी चीजों से निकली हुई होती है, तो मिडिल क्लास जब अपनी विचारधारा आगे रखती है, वो भी इसके अंदर एक कारण बनता है। नेक्स्ट आप आएंगे इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां। रेनेसां बोलते हैं पुनर्जागरण को। जब पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण आंदोलन के अंदर भी लोगों को वास्तविकता बताई गई थी कि क्या वास्तविकता है, उन्हें जागृत किया गया था। जब उन्हें जागृत किया गया तो उन्हें अपने धर्म के बारे में भी पता चला, अपनी संस्कृति के बारे में भी पता चला और अपने विषय की वास्तविकता भी पता चली। उस पुनर्जागरण ने भी धर्म सुधार आंदोलन को आगे लाने में मदद की। फिर शिक्षा का विकास, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। लोग पहले अनपढ़ होते थे, पढ़ा लिखे नहीं होते थे, शिक्षा का प्रसार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, इस शिक्षा के प्रसार के साथ साथ विद्यार्थियों उनको अपनी सारी सभ्यता और संस्कृति, धर्म और क्षेत्र और विचार का पता चलता है, तो वो लोग जागरूक होते हैं। फिर अर्ली एफर्ट्स ऑफ द रिफॉर्मर्स, जॉन वाइक्लिफ हुए हैं इंग्लैंड के और इरेमस हुए हैं। ये वो लोग थे सुधारक, समाज सुधारक, जिनको आप आगे पढ़ेंगे, जिसमें आप लूथर को भी पढ़ेंगे, दूसरे और भी लोगों को पढ़ेंगे। तो ये जॉन वाइक्लिफ थे, ये इंग्लैंड के थे और ये जब चर्च में थे तो इन्होंने चर्च के पोप को ही उसकी वास्तविकता बताई, उसको उसके कर्तव्य बताए, उसको उसकी नीतियां बताई कि उसके कार्य क्या हैं, लेकिन इनकी बातें भी नहीं मानी गई। और इन जॉन वाइक्लिफ जैसे लोग थे, इन्होंने पहले प्रयास किए
कि हम इस धर्म में सुधार करें, धर्म का सुधार हो जाए, लेकिन उनकी स्वीकार्य बात नहीं की गई। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चर्च वर्सेस किंग एंड मिडिल क्लास। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, दो चीजें आ रही हैं। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपने हितों का झगड़ा, अपने हितों का टकराव होना। चर्च और किंग, जो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि राजा के चर्च के साथ संबंध हो रहे थे, यहाँ ये चीज मैंने बताया था, पोप्स इंटरनेशनल अथॉरिटी एंड इज कॉन्फ्लिक्ट विद द किंग्स। जब वो किंग के साथ मिल रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है, और राजा का अपना इंटरेस्ट है कि उसे अपनी सत्ता कायम करनी है, कोई भी विद्रोह ना करे, कोई भी खिलाफ ना जाए, तो वो अपने रिकॉग्निशन पोप से करवाता था ताकि धर्म के नाम का आने के बाद कोई भी उसके विद्रोह के अंदर शामिल ना हो। जिस तरीके से आपने बीए पार्ट 2 के अंदर भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा था, तो उसके अंदर जब आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा तो उसमें देखा था कि मुगल शासक किस प्रकार अपना खुतबा पढ़वाते थे, तो वो खुतबा पढ़वाना एक रिकॉग्निशन लेना था। यहाँ पे भी जो राजा थे यूरोप के अंदर, वो पोप को अपने साथ मिला करके अपनी एक रिकॉग्निशन करते थे, तो उनका अपना इंटरेस्ट था राजा का। लेकिन चर्च का जो पोप था वो अपने इंटरेस्ट के कारण उनके साथ जुड़ रहा था। तो जैसे जैसे समय बीतता है और मिडिल क्लास राइज होती है, चर्च का और राजा के झगड़े बढ़ जाते हैं, और जब मिडिल क्लास राइज करती है तो मिडिल क्लास के राइज होने से उनके झगड़े भी सामने आ जाते हैं और लोगों को वास्तविकता का पता चलता है। ये इसके कारण में एक चीज आता है। फिर इसका आता है एक और पॉइंट, इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण, सेल ऑफ इंटेलिजेंसीज। इंटेलिजेंसीज बोलते हैं क्षमा पत्र, यानी उस समय में क्षमा पत्रों की बिक्री हो गई। यहाँ आप विद्यार्थियों एक चीज देखते हुए आ रहे हैं कि एक जो पोप है, यहाँ मैं फिर आपको मानचित्र पे ले जा रहा हूँ कि कितने स्थानों पर इस रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं। नंबर 2, उस चर्च के पास कितनी, जो मैंने आपको बताया था, जो वेल्थ है वो कितनी उसके पास वेल्थ है, राजा के साथ उसके संपर्क हैं, कितनी व्यवस्था उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी जो पोप है वो वहां पे क्षमा पत्रों की बिक्री कर देता है अपने भक्तों में और चर्च को मानने वालों में कि ये क्षमा पत्र आप लीजिए, और उनकी एक कीमत रख दी जाती है ताकि वो लेने से आपने जितने भी पाप किए हैं वो दूर हो जाएंगे। ये तत्कालिक कारण बनता है, और इसके बाद पोप के खिलाफ और जो ये धार्मिक आडंबर किया हुआ था, धर्म के नाम पे कुरीतियां फैलाई जा रही थी, इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। ये जो 13-14 मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं, ये उन परिस्थितियों के अनुसार हैं। और एक आप इसमें ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से ये चीज इंग्लैंड पे लागू होती है क्योंकि वो सबसे विकसित देश था भी और है भी यूरोप का, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग देशों में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, उनका व्यवहार, उनका नेचर अलग अलग है। अब यहाँ हमारे पास आता है विद्यार्थियों डेवलपमेंट ऑफ रिफॉर्मेशन। इस रिफॉर्मेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये आपको बताना एक ड्यूटी बनती है मेरी। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें तो रिफॉर्मेशन है, उसका रोल ऑफ मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर ने जो भूमिका निभाई वो हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से मार्टिन लूथर इन अधिकारों के, एक धर्म की सच्चाई को सामने रखते हुए आंदोलन करते हैं और किस तरीके से जर्मनी को आगे बढ़ाते हैं, जर्मनी में वास्तविकता लाके जन आंदोलन खड़ा करते हैं। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के अंदर ज्विंगली है, वो ज्विंगली स्विट्जरलैंड के अंदर ये चीज करते हैं। जर्मनी को जब आप देखेंगे तो आप मानचित्र में देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर मानचित्र दिखाता हूँ, ये जर्मनी है सारा का सारा, ये जर्मन एम्पायर है पूरा का पूरा। तो जर्मनी के अंदर ये आंदोलन हो रहा है, दोनों तरफ से वो कैथोलिक से ही घिरा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो विद्वान ऐसे थे जो मार्टिन लूथर के, उन्होंने ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आगे की। दूसरा फिर ज्विंगली ने जो स्विट्जरलैंड के अंदर ये आंदोलन किया। नंबर 3 बनता है रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, रोल ऑफ जॉन वाइक्लिफ एंड रिफॉर्मेशन इन पार्लियामेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि जब धर्म सुधार आंदोलन हो रहा था तो जो चर्च के अंदर कमियां थी, तो वाइक्लिफ का नाम मैंने पहले भी लिया था, वाइक्लिफ ने रिफॉर्मेशन के लिए बहुत कोशिश की थी, और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर तो उनकी संसद में भी ये मुद्दे उठे थे, संसद ने भी इसको आगे रोकने की, इसको आगे बढ़ाने की बातचीत की थी, प्रयास किए थे। फिर आता है रिफॉर्मेशन इन अदर कंट्रीज, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया और दूसरे देशों में ये आंदोलन चलता है, उसकी डिटेल हम इसके अंदर देंगे, पुस्तकों में ये सारी की सारी चीज अवेलेबल है।
यहाँ ये मैंने दिखाया है मार्टिन लूथर, ये आपके सामने मार्टिन लूथर का पिक्चर है। और रिफॉर्मेशन इन फ्रांस, रोल ऑफ काल्विन, ये काल्विन भी एक समाज सुधारक हुए हैं, इन्होंने फ्रांस के अंदर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी धर्म सुधार आंदोलन के लिए ही। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि आज इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है धर्म सुधार आंदोलन की। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहला भाग आता है रिलीजियस एंड सोशल इफेक्ट्स, इसके धार्मिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़े थे। सबसे पहले आता है रिलीजियस परसिक्यूशन एंड द इनटॉलरेंस, धर्म के अंदर सच्चाई की बात करना और इनटॉलरेंस की भावना जो आई थी वो आगे हुआ था कि किस तरीके से हम धर्म की वास्तविकता को पता करें, उसका पता चला था। सिविल वार्स एंड रिहेबिलिटेशन इन वेरियस कंट्रीज, बहुत से देशों में इस मुद्दे को लेकर के सिविल वार भी हुए और रिहेबिलिटेशन, उनका पुनर्स्थापना भी हुई, उनको अलग अलग जगह पे रोका भी जब दो धर्मों को मानने की बात आई थी। और इसमें एक और चीज बताता हूं आपको, जब आप इस धर्म को पढ़ते हैं तो इसमें जिन लोगों ने चर्च की बात के ऊपर या पोप की व्यवस्था के ऊपर प्रोटेस्ट किया था उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया था। तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो अलग अलग विचारधाराएं हो गई। डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमनिस्ट एंड द प्रोटेस्टेंट्स और ह्यूमनिस्ट, ये पॉइंट भी आ गया है, दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठे हो गए थे। एम्फेसिस, उनके दोनों के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। एम्फेसिस ऑन मोरलिटी इन रिलीजन, धर्म के अंदर मोरलिटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था कि धर्म के अंदर मोरलिटी होनी चाहिए। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की जो महत्ता है वो बढ़ती है। धर्म सुधार आंदोलन के अंदर एक व्यक्ति की विशेषता आती है कि एक व्यक्ति का स्वतंत्र होता है व्यक्ति अपने सभी अधिकारों के लिए। फिर आता है स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक जो सहनशीलता है उसकी भावना लोगों में जागृत होती है। उदाहरण के तौर पर मैं फिर आपको बार बार भारत का ही उदाहरण दे रहा हूं कि आज अगर आप हमारे देश में देखते हैं तो एक चीज आपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी होगी, उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम अनेकता में भी एकता है भारत के अंदर। भारत के अंदर सभी अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, उनके धर्म भी अलग अलग हैं, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, किसी का कोई धर्म है, बहुत ज्यादा धर्म है। लेकिन हमारे अलग अलग धर्म होते हुए भी हमारा इतिहास एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे सामाजिक मूल्य एक है, और उसके बावजूद भी भारत एक खड़ा हुआ है। तो वो क्या होता है विद्यार्थियों, रिलीजियस टॉलरेंस होती है, धार्मिक सहनशीलता की बात आती है हमारे पास। फिर आता है हमारे कल्चरल इफेक्ट्स क्या हुए थे, इसके सांस्कृतिक प्रभाव, इसमें शिक्षा का विकास होता है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होता है विद्यार्थियों क्षेत्रीय भाषा, जो जो समाज सुधारक जहां पे हुआ उसने उसी क्षेत्र के अंदर लोगों को अवेयर करवाया, और जब उनको वहां अवेयर करवाया तो उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर ही उन्होंने इसका प्रचार किया, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। यहाँ फिर मैं आपको भारत का उदाहरण दूंगा आपको। जब भारत के अंदर समाज सुधार आंदोलन चले थे उस समय में एक समाज सुधारक हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत पुस्तकें लिखी, लेकिन उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश को देखें तो स्वामी दयानंद खुद गुजरात के रहने वाले थे और संस्कृत के अंदर उन्होंने पढ़ा था, संस्कृत के ग्रंथ पढ़े थे, संस्कृत में भी लिखा। लेकिन उस समय और उसके बाद भी, और चाहे आप वर्तमान में भी लगा सकते हैं कि संस्कृत भाषा कठिन है और आम जनमानस उसका अर्थ नहीं समझ पाता, उस भाषा को नहीं समझ पाता। इसीलिए अधिक लोगों को उनके विचार पता चले तो स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की, क्योंकि हमारा उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है ये लगभग पूरा क्षेत्र ही हिंदी भाषी क्षेत्र है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उसी दौरान कला और साहित्य के अंदर भी विकास हुआ, जो बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे गए, बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है इसका, या इकोनॉमिक इफेक्ट भी आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत विकास हुआ, यानी व्यापार का, वाणिज्य का और व्यापार का बहुत विकास हुआ। इम्पेचुअस ऑफ कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद भी बहुत बड़ा। मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट्री, लेकिन इसी दौरान जब दूसरे देशों के अंदर संपर्क हुआ तो जो किसान वर्ग था, जो पीजेंट्री था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई। फिर हमारे पास इसका राजनीतिक प्रभाव भी आते हैं।
रिलीजियस वार्स अमंग यूरोपियन नेशंस, जो यूरोप के देश एक जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानता था, एक प्रोटेस्टेंट को मानता या पोप को नहीं मानता था, उनके आपस में युद्ध हुए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य बहुत ज्यादा मजबूत होने लगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगे। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, इसका इमरजेंस हुआ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का, कि अपनी ही प्रमुखता हो। डेमोक्रेसी की तरफ लोग बढ़े कि लोकतंत्र की स्थापना हो। सेकुलरिज्म की स्थापना हुई, जिसके अंदर सेकुलर हुए सारे के सारे लोग, धर्मनिरपेक्ष रहने लगे। स्टिमुलस टू कॉलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद है वो बढ़ा था। फिर इसके अंदर आएगा बर्थ ऑफ न्यू पॉलिटिकल फिलोसफीज, राजनीतिक विचारधाराएं, नई राजनीतिक विचारधाराएं आई, जिनमें आप इंडिविजुअलिज्म पढ़ेंगे, व्यक्तिवाद, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, सोशलिज्म, सोशलिज्म में पढ़ेंगे समाजवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद, अनार्की, नाजीवाद, फासीवाद, ये सारी के सारी अलग अलग विचारधाराएं आई। और ये विचारधाराएं क्यों आई? तब समाज के अंदर जागृति हुई और धार्मिक रूप से भी लोग जागृत हुए। फिर हमारे साथ आता है कि हमने इसके अंदर क्या सीखा विद्यार्थियों, क्या हमने पूरे के पूरे लेक्चर में पाया। तो हैविंग स्टडीड दिस one can easily understand how church got reformed and how king got supremacy over church, कि किस तरीके से चर्च को सुधारा गया, धार्मिक व्यवस्था को सुधारा गया, और कैसे जो किंग है, जो राजा है, उसकी चर्च के ऊपर महत्ता बनी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था विद्यार्थियों। इसके अंदर हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन चला था और धर्म सुधार आंदोलन के अंदर कैसे वो आंदोलन आगे बढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।